जिस वस्तु का तापमान कम होता है उससे लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशन इमिट होते हैं और ये ग्रीन हाउस गैस उसको वापस इसमें क्या नाम है अंतरिक्ष में नहीं हो जाता है। इसी कारण क्या हो जाता है, हीट ट्रैप हो जाता है, हीट ट्रैप हो जाता है। इसका मेन ये चीज। तो जब तापमान बढ़ रहा है, तापमान बढ़ने के कारण जो वैश्विक क्लाइमेट है या मौसम प्रणाली है उस पर असर पड़ रहा है। तो एक तो इतना सा थोड़ा सा देना है कि हाँ क्लाइमेट थोड़ा सा ग्रीन हाउस गैसेस के कारण है। सबसे ज्यादा दो प्रभावशाली में हो जाता है CO2, मीथेन और मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। देखिए बाकी के उत्सर्जन को आप उतना नियंत्रित नहीं कर सकते, ठीक है, थोड़ा बहुत क्लोरोफ्लोर पर काम पे, लेकिन मेन जो है CO2 पे ही काम चल रहा है ना। तो पहला हिस्सा ये था, हमने बताया कि क्लाइमेट चेंज क्या है थोड़ा सा। अब आइए भारत पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, भारत पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ग्रीन हाउस गैसेस का भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। एक बड़ा अच्छा डॉक्यूमेंट है, उसी का की पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। ये वर्ल्ड बैंक का डॉक्यूमेंट है, मैं बाद में ग्रुप में डाल दूंगा इस डॉक्यूमेंट को, आप पढ़िएगा इसको, काफी अच्छा है, हर जगह काम आएगा। तो जलवायु परिवर्तन का भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहला एक्सट्रीम हीट। एक्सट्रीम हीट सामान्य तापमान से 4-5 डिग्री तापमान बढ़ सकता है। ठीक है, सामान्य जो तापमान है उससे 4 से 5 डिग्री बढ़ सकता है। ये पिछले साल आप देखे होंगे, पिछले साल मार्च में लू चलने लग गया, इस बार तो उल्टा है, बारिश हो रही है अभी। तो पहला असर हो सकता है कि एक्सट्रीम हीट। वर्ल्ड बैंक अपने डॉक्यूमेंट में 7-8 रीजन दिया है, 11 बार टोटल 12 दिया है। सब पहला दिया एक्सट्रीम हीट। एक्सट्रीम हीट को कहता है कि 4 डिग्री के आसपास तापमान बढ़ जाता है। एक और चीज कि जब नगरीकरण हुआ है तो शहर के आसपास कंक्रीट हो गया है, वो गर्म ज्यादा हो जाता है, इसको कहते हैं हीट आइलैंड। हीट आइलैंड चाहे दिल्ली NCR हो या रांची हो, रांची के लिए या पटना लीजिए, तो चारों ओर एक कंक्रीट जंगल है, तो ये अर्बन हीट आइलैंड हो गया। तो पहला असर हुआ एक्सट्रीम हीट। दूसरा तो अभी आपको दिख रहा है स्पष्ट, वर्ल्ड बैंक का दूसरा पॉइंट में है चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न। ठीक है, बारिश का जो पैटर्न है बदल जाएगा। ठीक है, भारत में हम कहते हैं मॉनसून क्लाइमेट है। मॉनसून क्लाइमेट में मैक्सिमम बारिश कब होती थी, जून से लेकर के आपका जुलाई अगस्त सितंबर तक। इस बार आप देखिए मई में ठीक ठाक बारिश हो गई, तो जो वर्षा का जो पैटर्न है वो चेंज कर जाएगा, ये ऑलरेडी दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें दो चीज हो सकता है कि कई बार सूखा भी पड़ सकता है और कई बार बाढ़ भी आ सकता है, लेकिन रेनफॉल पैटर्न में बदलाव देखा जा रहा है इसका। अब इसी में तीसरा पहलू आ जाता है, जब रेनफॉल पैटर्न बदलेगा, एक होता है सूखा, ड्रॉट, सूखा। तो माना जा रहा है कि आने वाले समय में सूखा का आगमन ज्यादा होगा, मोर फ्रीक्वेंट होगा। ऐसा नहीं कि सूखा पहले नहीं होता था, पहले भी होता था, लेकिन अब क्या होगा, जो सूखा है उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर सूखा का फ्रीक्वेंसी बढ़ता है तो फसल का उत्पादन प्रभावित होगा, फसल का प्रबंधन। याद कीजिए, जस्ट थोड़ा सा हट के इससे पॉइंट है, इसको याद नहीं रखना है, एग्जाम में नहीं डालना, मैं आपको समझ के लिए बता रहा हूँ। मैंने क्लास में भी चर्चा किया था एक प्रोग्राम, INSIM, इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट प्रोडक्शन। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट सरकार बना रही है, तो मोटे अनाज। तो ये आपकी तैयारी है। जब वर्ल्ड बैंक और बाकी संस्था का आकलन है कि
सूखा बढ़ेगा, आने वाले सूखा का जो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, तो आपको किस पे जाना पड़ेगा? मोटे अनाज पे जाना पड़ेगा। इसलिए इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट पे आया। ठीक, तो तीसरा प्रभाव हो गया आपका सूखा। चौथा ये ग्राउंड वाटर। ठीक है, WHO अपने वर्ल्ड बैंक अपने रिपोर्ट में साफ साफ कहता है कि भारत की 60% कृषि ग्राउंड वाटर पर आधारित। ठीक है, और एक तो बहुत ज्यादा जल का दोहन कर रहे हैं। वर्षा के पैटर्न चेंज होने से ग्राउंड वाटर का लेवल भी बदल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ग्राउंड वाटर के लेवल को बढ़ाने के लिए तरह तरह का प्रोग्राम आपको चलाना पड़ेगा। तो तीसरा प्रभाव हो गया आपका ग्राउंड वाटर पे। चौथा वर्ल्ड बैंक कहता है ग्लेशियर मेल्ट, क्लाइमेट चेंज का। तो ग्लेशियर का अगर हम देखें तो ग्लेशियर मेल्ट में माना जा रहा है कि पूरे हिमालय, खासकर मध्य और पूर्वी हिमालय में ज्यादा प्रभाव पड़ेगा ग्लेशियर। क्लाइमेट चेंज होगा तो क्या होगा? ग्लेशियर मेल्ट होगा, तापमान बढ़ेगा। ठीक है, इसमें दो नदियों पे इसका प्रभाव ज्यादा दिखना है। एक है इंडस, दूसरा है ब्रह्मपुत्र। इंडस और ब्रह्मपुत्र पे इसका प्रभाव ज्यादा दिखा रहा है। हाँ, गंगा पे भी कुछ पड़ेगा, लेकिन इंडस पे और ब्रह्मपुत्र पे इस पे ज्यादा प्रभाव दिख रहा है। तीसरा हो गया ये, सॉरी चौथा था ग्लेशियर मेल्ट, ये चौथा है, पांचवा जो भी हो। अगला पॉइंट है जो क्लाइमेट चेंज का, वो प्रभावित करेगा एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। एग्रीकल्चर एंड फूड, अभी भी विश्व स्तर पे खाद्य पदार्थों के दामों में वृद्धि हुई है। अगर 2 से 3 डिग्री की वृद्धि होती है तो गेहूं और चावल का उत्पादन प्रभावित हो। ठीक है, इतना लिखना है। अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं। लास्ट ईयर आपको याद होगा, इस पॉइंट को खाली कोरिलेट करने के लिए, लास्ट ईयर गेहूं का दाना छोटा रह गया था। पिछले बार इस बार सरकार ने गेहूं की नई किस्म विकसित की जो कम समय में तैयार हो। तो 2 से 3 डिग्री तापमान बढ़ेगा तो गेहूं चावल पे असर होगा, ये याद रखिएगा भारत के लिए। फिर आई एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा सुरक्षा पे असर पड़ेगा। ऊर्जा सुरक्षा पे असर कैसे पड़ेगा? ठीक है, तो 2 इनडायरेक्ट तरीका है। हमारे यहाँ काफी मात्रा में बिजली उत्पादन होता है थर्मल पावर प्लांट से और हाइडल पावर प्लांट, जल विद्युत। अगर बारिश के पैटर्न में चेंज होगा और जल की उपलब्धता कम होगी तो पावर प्रोडक्शन प्रभावित होगा। ठीक, थर्मल पावर प्लांट को पानी का सप्लाई चाहिए, वो आ जाएगा। वाटर सिक्योरिटी, जिस हिसाब से आपका नगरीकरण हो रहा है, औद्योगिक कृषि घर का जो इस्तेमाल बढ़ रहा है, उसके हिसाब से आपको दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, वाटर सिक्योरिटी अगला था। हेल्थ, स्वास्थ्य। देखिए, जब तापमान बढ़ेगा तो वाहक जनित रोग बढ़ने की संभावना है। ठीक है, जैसे जो मच्छर से रोग फैलता है, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, इस तरह की बीमारी का एक्सपेंशन होता है। प्लस हो सकता है कुछ नई बीमारी भी आ जाए तो स्वास्थ्य पे चले जाए। अगला कहता है आपका माइग्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। माइग्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, जब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। जैसे जल स्तर, समुद्री जल स्तर बढ़ेगा, सी लेवल राइज करेगा। एक और इंपैक्ट होता है इसका, सी लेवल राइज, बर्फ पिघला, सी लेवल राइज। तो कई क्षेत्र जो निचले क्षेत्र है वो डूब जाएंगे। जैसे बॉम्बे में आपने लैंड रिक्लेम किया है सब कुछ,
7 आइलैंड थे, उसके बीच में आपने मिट्टी भर करके बनाया, ठीक है। तो जो लो लाइंग एरिया, बॉम्बे हो गया और भी कई शहर है, वहां निचले इलाके में पानी भर जाएगा, तो वहां से लोगों को माइग्रेशन करना पड़ेगा। तो माइग्रेशन एंड कन्फ्लिक्ट एक इशू कहता है वर्ल्ड बैंक। कन्फ्लिक्ट इतना सा इस आंसर में आता है, ठीक है। अब इससे कुछ हट के हम आपको बता रहे हैं बस चर्चा के लिए। अभी आप देख रहे हैं नागालैंड में, सॉरी मणिपुर में झगड़ा हो रहा है। तो मणिपुर में क्या कह रहा है मिलते ही कि कुकी लोग माइग्रेट करके आ गए बर्मा से भी और कन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो वर्ल्ड बैंक ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि माइग्रेशन एंड कन्फ्लिक्ट, क्लाइमेट चेंज का एक असर होगा माइग्रेशन एंड कन्फ्लिक्ट, ठीक है। अब आइए कि झारखंड पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है। एक आपका क्वेश्चन में टॉपिक है, ये तो हो गया इंडिया पे असर। झारखंड पे असर कहता है हाउ वेदर एंड रिवर ऑफ स्टेट ऑफ झारखंड विल बी इफेक्टेड। दो चीज होगा, इसमें से उसी के कुछ पॉइंट को डालना है, क्योंकि आंसर में अलग से, क्वेश्चन में अलग से डाला हुआ कि झारखंड पे असर लिख दिया। तो एक तो एक्सट्रीम हीट डालिएगा, कई बार तापमान बहुत बढ़ जाएगा, लू चल सकता है। रेनफॉल पैटर्न, वर्षा का पैटर्न है वो प्रभावित होगा, ठीक है। सूखा बढ़ेगा, ड्रॉट। चौथा, भूजल, ग्राउंड वाटर प्रभावित हो रहा है क्लाइमेट चेंज में। झारखंड एमपी बिहार लगभग सारे स्टेट में भूजल है। ग्लेशियर का आप पे कोई असर नहीं पड़ेगा झारखंड, सी लेवल पे कोई असर नहीं पड़ेगा, है ना। वाटर स्कैर्सिटी पे जल। तो ये हो गया आपका, ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज में इतना सा डालना है। मैं आपको ये पीडीएफ, वर्ल्ड बैंक वाला पीडीएफ भेजूंगा डॉक्यूमेंट, कि भाई क्लाइमेट चेंज का क्या असर है। उसने 8-10 बिंदु को दिए हैं, उसी को चर्चा करना है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज का क्या क्या असर पड़ा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, क्लाइमेट चेंज जो क्वेश्चन नंबर 4 था, उसी में 2 और करके क्वेश्चन दिया है, या ऊपर वाला करें या नीचे वाला क्वेश्चन है। ये कहता है द एयर पॉल्यूशन प्रॉब्लम इज नॉट मियरली ए टेक्निकल इशू बट ऑल्सो ए सोशल कंसर्न डिजिटल, ठीक है। ये एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। एक होता है कि बिल्कुल साइंटिफिक क्वेश्चन होता है, इसमें साइंस भी है, समाज भी है, बाकी चीजें भी मिलजुली इसमें, ठीक है। क्वेश्चन भी क्या है, वायु प्रदूषण की समस्या न केवल एक तकनीकी समस्या है बल्कि सामाजिक सरोकार भी है, विचार विमर्श, ठीक है। तो अगर हम देखें इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे कि वायु प्रदूषण क्या है, ठीक है। वायु प्रदूषण क्या होता है, अगर वायु में अनडिजायरेबल केमिकल, बायोलॉजिकल या फिजिकल ऑब्जेक्ट आए जिससे कि वायु की गुणवत्ता घटे, तो वायु पॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। ये केमिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है, पार्टिकुलेट मैटर हो सकता है, तो वो आ गया, ठीक है। तो पहला तो हम लोगों ने डिस्कस, शुरू में 4 लाइन में बता दिया कि एयर पोल्यूशन। अब जो क्वेश्चन का मेन मुद्दा कहता है कि ये केवल एक टेक्नोलॉजिकल इशू नहीं, सामाजिक मुद्दा भी, ठीक है। अब इस मुद्दे पे आता है कि किस तरह से। अगर देखा जाए तो पिछले 20 साल में एयर क्वालिटी जो है विश्व लेवल पे भी नीचे आई है, और भारत में इसका ज्यादा दुष्प्रभाव दिख रहा है, ठीक है। भारत में इसका दुष्प्रभाव ज्यादा दिख रहा है। वायु के गुणवत्ता को मापने के लिए भारत ने एक प्रणाली लाई जिसका नाम है एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी, ठीक है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में लगभग 8 प्रदूषक तत्वों का मापन किया जाता है,
और उसके आधार पे एक स्टैटिस्टिकल आंकड़ा जारी किया जाता है। तो वायु की गुणवत्ता को 6 में बांटा गया, अलग अलग कलर कोड से। ठीक है, तो ये हम लोग चर्चा किए कि भाई हमारा जो एयर क्वालिटी के लिए हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स है। ठीक है, अब बात आती है कि टेक्निकल प्रॉब्लम अपनी जगह है। जैसे मान लीजिए औद्योगिकरण बढ़ा, बिजली की मांग बढ़ी, तो थर्मल पावर प्लांट बढ़ा, थर्मल गैस, इनसे क्या हो गया, CO2 का एमिशन बढ़ा, SO2 का एमिशन बढ़ा, NO2 का एमिशन बढ़ा, और साथ साथ पार्टिकुलेट मैटर। तो एक तो ऊर्जा की मांग में हो गया बिजली उत्पादन, दूसरा आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, और तीसरा इंडस्ट्री यहां से आ रहा है। ये तीनों हिस्से हैं बड़े स्तर पर। अच्छा, अब अगर हम बाकी मुद्दों को भी देखें तो इंडिविजुअल स्तर पे भी कोयला लोग जलाते हैं, जलावन में बहुत जगह लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, गोईठे का भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये दो व्यक्तिगत स्तर और घर के स्तर पर। एक और समस्या जो एयर क्वालिटी में भारत देख रहा है वह कि सर्दियों के दिन में, ठीक है, विंटर के टाइम में पूरे नॉर्थ इंडिया पर फॉग आ जाता है और स्मॉग का निर्माण करता है। ठीक है, तो खासकर सर्दियों के समय उत्तर भारत में वायु की गुणवत्ता बहुत गिर जाती है, वायु की गुणवत्ता बहुत गिर जाती है। और इसका प्रमुख रीजन है जो फसल का बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ होता है उसमें आग लगा देते हैं। ठीक है, पंजाब हरियाणा में जैसे जैसे यांत्रिकीकरण हुआ, पश्चिम यूपी में और भी इलाकों में, तो अब फसल कटाई जो है मैकेनाइज्ड हो गई है। जो फसल कटता है उसका एक बड़ा हिस्सा नीचे में खेत में रह जाता है, किसान उसमें आग लगा देता है दिया सलाई मार करके। ठीक है, और ये चीज पूरे पश्चिम भारत में एक समस्या बन गई, क्योंकि अगला फसल उसको लगाना है, अगला फसल उसको लगाना है, और अगर वो लेबर लेके कटाई कराएगा तो उसको महंगा पड़ेगा। एक दिया सलाई का 10 पैसा दाम पड़ेगा, 10 पैसा में आग लगा के काम खत्म कर दिया। अब इस समस्या को देखो, समस्या तो है, सबको पता है। अब ये जो समस्या है ये एक सामाजिक समस्या भी है। सबको पता है कि लोग फसल कृषि के अपशिष्ट पदार्थ को जला रहे हैं, तो ये एक सामाजिक समस्या है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ऑर्डर भी दिया हुआ है कि फसल में कृषि अपशिष्ट में जो आग लगा रहे हैं उसको आप जेल कीजिए, उसको फाइन कीजिए। आप सोचिए किस राज्य सरकार में ये हिम्मत होगी कि किसान को पकड़ के जेल में डाल देगा। जो जेल में डालेगा वो सरकार गिर जाएगी, अब पहले जो जाएगा उसको अधिकारी का सर फोड़ देगा किसान। तो सुनने में बड़ा अच्छा लगा, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दे दिया है कि भाई फाइन कीजिए, उसको जेल कीजिए। सामाजिक, ये केवल एक टेक्निकल सॉल्यूशन नहीं है, ये समस्या सामाजिक है। इसका समाधान क्या होना चाहिए? देखिए, किसान को आपको ऑल्टरनेटिव देना पड़ेगा, मतलब कि कुछ ऐसे उपकरण गांव के स्तर पे या पंचायत के स्तर पे देने पड़ेंगे जो कि कम लागत में ही निचले स्तर से फसल को काट सके। ठीक है, बीच में एक और चीज आया था, हल्ला हुआ, इफेक्टिव नहीं हुआ, दिल्ली में खूब केजरीवाल जी हल्ला हंगामा चाहे थे, बायोडाइजेस्टर बोल। ठीक है, एक तो मैकेनिकल इक्विपमेंट आप फंडिंग कीजिए पंचायत स्तर पर,
तो पंचायत स्तर पे 4-5 वैसा इक्विपमेंट रखे हर इंडिविजुअल ने पंचायत स्तर पे। अच्छा, ये हो गया सामाजिक स्तर पे। दूसरा, अगर आप गेहूं से उसको हटा करके या चावल से हटा के दूसरे ओर ले जाइएगा तो आपको फायदा हो सकता है। तो वायु प्रदूषण से निपटने के लिए आपको लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म तीनों तरह के प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे। ठीक है, 3 तरह के प्रोग्राम हो गए, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म। ठीक है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म, तीनों तरह के आपको प्रोग्राम को रन कराने पड़े। लॉन्ग टर्म का अगर आप बात कीजिए तो आप देखिए कि आप लोग BS6 में चले गए। ठीक है, फिर आप ये मीडियम टर्म में पहले तो जो कंपल्सरी फॉरेस्टेशन करना है। आजकल देखिए कैंपा सुनते हैं, कंपल्सरी फॉरेस्टेशन, है ना। तो अभी एक नया स्कीम आया है कि जितने भी शहर हैं वहां कम से कम अर्बन फॉरेस्ट्री को उगाना पड़ेगा। जब तक आप बायोडायवर्सिटी पार्क, अर्बन फॉरेस्ट्री इसको आप नहीं इम्प्रूव कीजिएगा तो शहर के अंदर आप समस्या का निदान नहीं पा सकिएगा। अभी कोशिश होती है टेक्निकल स्तर पे, आप सुनिएगा स्मोक टावर या एयर प्यूरिफायर घर पे लगाइएगा, ये समस्या का समाधान नहीं है। आपको सामाजिक, पंचायत के स्तर पे, म्युनिसिपल स्तर पे, राज्य स्तर पे और केंद्र स्तर पे सारे को आपको लेके चलना पड़ेगा। पंचायत स्तर पे सामाजिक वनीकरण करने जाना पड़ेगा। ठीक है, आपका अगर हम म्युनिसिपल स्तर की बात करें तो एक प्रोग्राम आया था सोलर सिटी प्रोग्राम। ठीक है, उसी के साथ देखिए रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, इन सबको आपको आगे बढ़ाना है। तो समाधान जो है एयर पोल्यूशन का समाधान ऐसा होना चाहिए जिससे कि समाज का निचला तबका भी प्रभावित नहीं हो। देखो झारखंड, बिहार भी सटा हुआ, वहां पर छत्तीसगढ़ में भी गोईठा का खूब इस्तेमाल होता है, कोयला का इस्तेमाल होता है जला मतलब खाना बनाने में। कल को आप नियम ला दीजिए कि भाई गोईठा कोयला का उपयोग पर रोक लगा देते हैं, जो कि वहां उपलब्ध है आसानी से। तो आप क्या किए, आपने जो विकसित समाज है उसके लिए दूसरे समाज को प्रभावित कर दिया। तो ये सही समाधान नहीं है। इस क्वेश्चन का यही मूल तत्व है कि आप ऐसा नियम नहीं लाए कि कोयला कोई जलेबे नहीं करेगा। गांव में या छोटे शहर में अभी भी बहुत घर में ताव पड़ता है, तो आप बोले नहीं आज से कोयला नहीं जलाना, सब गैस सिलेंडर पे होगा, तो ये चीज नहीं। आप पॉलिसी लाइए, CNG पे शिफ्ट किए। एक चीज और यहीं पे देना है, जब आप CNG पे भी कह रहे हैं कि गोईठा मत जलाओ और सिलेंडर दो, तो क्या उसकी औकात है खरीदने की, इसको लेके चलना है। ठीक है, तो वायु प्रदूषण पे नियंत्रण को ना केवल आप टेक्निकल मैटर मानिए बल्कि एक सोशल इशू के साथ भी आप उसको डील कीजिए। ठीक है, उसमें क्लासिकल एग्जांपल ये आपको देना है इस आंसर में, पश्चिम भारत का सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, जो फसल में आग लगा रहा है उसको फाइन करो, उसको अरेस्ट करो। लेकिन ऐसा स्वीपिंग ऑर्डर भारत में इंप्लीमेंट नहीं हो सकता राजनीतिक तौर पे। ठीक है, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन जो है इसका, डिस्कस थॉरली ऑन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन प्रोग्राम being run by Indian government and the positive impact it will have। ठीक है, ये क्वेश्चन कहता है
भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रमों और इससे होने वाले सकारात्मक प्रभावों पर विचार पूर्वक चर्चा करें। देखिए, ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसमें आप चाहे जितना लिख सकते हैं, कई सारा प्रोग्राम चलता है। और एक चीज और, यहाँ क्रिटिकल एनालिसिस नहीं है, इसने कहा क्या है, इससे होने वाले सकारात्मक प्रभावों पर विचार पूर्वक चर्चा। ठीक है, तो एक पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन दीजिए कि आजादी के बाद औद्योगिकरण बढ़ा, नगरीकरण बढ़ा, ऊर्जा का उपयोग बढ़ा, इसके साथ प्रदूषक तत्वों का उत्सर्जन भी बढ़ा, इमिशन ऑफ पॉल्यूटिंग मैटर इंक्रीज किया। ठीक है, ये वो जैसे से ऑर्गेनाइजेशन और बाकी चीज आगे बढ़ा उसके साथ 80 या 90 के दशक आते आते वैश्विक स्तर पे भी और राष्ट्रीय स्तर पे भी इस समस्या के लिए सरकार काम करना चालू करती है। ठीक है, अगर आप सोच के देखिए तो पहले ये एकेडमिक मैटर था, 80-90 आते आते ये एक समस्या की ओर उभरी, तो 80 के दशक से काम चालू होता है। ठीक है, अब देखते हैं कौन, अब कुछ प्रोग्राम का हम लोग को चर्चा करना है और उसका लाभ बताना है। ये आपके ऊपर चॉइस भी है, आप कौन कौन सा प्रोग्राम दे सकते हैं। जैसे एक प्रोग्राम आया नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। ठीक है, 80-90 के दशक में, 90 के दशक में गंगा एक्शन प्लान था, यमुना एक्शन प्लान था, या बाकी कुछ नदियों के लिए प्लान बनाया गया था। अभी राष्ट्रीय स्तर पे जो प्रोग्राम बनाया गया है उसका नाम है नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। तो पूरे देश में जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उनका संरक्षण करने के लिए। अच्छा, रिवर कंजर्वेशन प्लान में क्या क्या होगा है, इसका एक पहलू होता है रिवर कंजर्वेशन प्लान का कि जो नदी के किनारे महत्वपूर्ण शहर बसे हुए हैं, देखिए गांव से उतना पोल्यूटेंट कम निकल रहा है, नदी किनारे जितने शहर बसे हुए हैं उनका जो भी सीवेज है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। अभी सबसे बड़ा इशू इसी पे चल रहा है। ठीक है, चाहे कानपुर हो, मैं गंगा का उदाहरण लेकर बताता हूँ, कानपुर हो गया, बनारस हो गया, आगे कलकत्ता हो गया, ये जो भी शहर है, यहाँ पर जो शहर का सीवर है उसको पहले ट्रीट करना है, प्राइमरी सेकेंड ट्रीटमेंट, तब उसको डालना है, और जो इंडस्ट्रियल सीवेज है उसका अलग ट्रीटमेंट। तो इसका देखा जा रहा है कि एक दो उदाहरण आप अपने हिसाब से भी दे सकते हैं। जैसे कानपुर में सबसे ज्यादा लेदर इंडस्ट्री से पोल्यूटेंट जाता था, तो वो अभी बंद हुआ है। ठीक है, तो ये रिवर का एक उदाहरण दिया। दूसरा ये नेशनल एफॉरेस्टेशन प्लान और ग्रीन इंडिया मिशन, इसके तहत सामाजिक वनीकरण चलाया जा रहा है। प्लस अगर किसी परियोजना के लिए पेड़ कटता है तो कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन किया जाता है। एक हुआ जंगल काटना, एक हुआ मान लीजिए सड़क 2 लेन की सड़क थी या 1 लेन की सड़क थी, उसको चौड़ा करके आप 2 लेन कर रहे हैं, तो वो जंगल का क्षेत्र नहीं भी है, अगर पेड़ कट रहा है किसी के लिए तो उसको आप कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन कर रहे हैं। कैंपा भी उसका है। तो जो भी उद्योग या मान लिया एनटीपीसी कहीं माइनिंग के लिए गया, तो मान लिया नॉन फॉरेस्ट एरिया है, अगर कुछ पेड़ कटता है तो कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन करना है। ये प्रोग्राम आया। इसी तरह इसी का एक ग्रीन इंडिया मिशन। देखिए, आप वर्क करके देखिएगा कि शहर के अंदर, ग्रामीण क्षेत्र और ये तो है, शहर के अंदर अभी मियावाकी विधि से, ये जापानी विधि होती है जहाँ घना वन लगाया जाता है, छोटे छोटे इलाके में भी वन लगाया जा रहा है, घना वन लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कम एरिया में ज्यादा पेड़ लगाए तो नमी रहता है वो। और लंबे समय की योजना है कि हर जिले में कम से कम एक
बायोडायवर्सिटी पार्क हो, ठीक है, बायोडायवर्सिटी पार्क हो जंगली वाला से हटा के, ये अर्बन एरिया, ठीक है। अब आइए एक है नेशनल कोस्टल मैनेजमेंट प्रोग्राम। नेशनल कोस्टल मैनेजमेंट प्रोग्राम तटीय क्षेत्र को पे नजर रखने के लिए ये प्रोग्राम है। आप इसमें सुनोगे कोस्टल रेगुलेटरी जोन, सीआरजेड। सीआरजेड के तहत कुछ काम किया जा सकता है, कुछ काम नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो अच्छा असर हुआ है कि तटीय क्षेत्रों में कुछ तरह के एक्टिविटी पर रोक लगी है, ठीक है, होटल है लेकिन वो तट से हट करके है, ठीक। फिर आइए जो अगला प्रोग्राम है उसमें एक है नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज। हिमालयन क्षेत्र के लिए अलग से सरकार प्रोग्राम बना रही है। तो भारत में जो हिमालयन क्षेत्र हो गया कौन आपका है? क्या आपका हुआ JNK, हिमाचल, उत्तराखंड? हाँ हाँ, क्वेश्चन पूछना पूछे अनम्यूट करके, हैंड रेज किए थे। चलिए ठीक। तो हिमालय क्षेत्र में वहां पर दोनों ग्लेशियर पर वहां होने वाले जो फॉरेस्ट फायर है उस पर नियंत्रण रखने के लिए, हालांकि फॉरेस्ट फायर की घटना कुछ दिन में बढ़ी है और उसके लिए सरकार और ज्यादा कोशिश कर रही है। फॉरेस्ट फायर पे हम लोग अभी कंट्रोल उतना नहीं कर पाए, ठीक है। फॉरेस्ट लगाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फॉरेस्ट फायर एक समस्या बनी हुई है इतना देर। अच्छा, एक है नगर वन उद्यान स्कीम। सरकार का स्कीम है नगर वन उद्यान स्कीम। नगर वन उद्यान स्कीम, अच्छा। अभी एक सरकार की योजना है नगर वन उद्यान में शहर के अंदर अलग अलग जगह पार्क बनाया जा रहा है। एक हुआ बायोडायवर्सिटी पार्क, वो अलग बड़ा स्तर पर हो जाता है। जितने पार्क हैं उसको रिवाइव किया जा रहा है, ठीक है। नगर वन उद्यान स्कीम, जो सरकारी जमीन है जहां पे हो सकता है वहां वन लगाया जा रहा है। फिर आता है वेस्टलैंड मैनेजमेंट अंडर स्वच्छ भारत स्कीम। स्वच्छ भारत स्कीम के तहत जितने भी वेस्ट है, ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट पर ध्यान दिया जा रहा है। वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 लेके आया गया एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। EPA 1986 के तहत आया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल। तो चाहे वो रेलवे स्टेशन हो या एयरपोर्ट हो या बाकी जितने भी हैं, उनको अपने सॉलिड वेस्ट को प्रॉपरली डील करना है। ये नहीं कि आप केवल फेंक दीजिए। जो प्रबंधन में डिटेल में आते हैं, इससे ये हुआ है कि जो बड़े सोसाइटी हैं वो भी अपना अपशिष्ट प्रबंधन उचित ढंग से करना चालू कर किए हैं और कई जगह कोशिश की जा रही है। अभी ये शुरुआती दौर में है। तो वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ है। अभी तक जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं ये हो गया जो अर्बन और हमारे आपके लाइफ से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। अब इसी में आगे की ओर आप चर्चा करते जो वन्य जीव है, क्योंकि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में वो भी आ जाता है। तो पहले आइए प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 70 के दशक में, 70-80 के दशक में शुरुआत हुई थी। अभी लगभग 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट टाइगर है। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत देखा गया कि बाघों की संख्या अभी हमारी 2600 पार कर चुकी है। एक समय खतरा भी ज्यादा था। तो प्रोजेक्ट टाइगर काफी सफल रहा, ठीक। इसी के साथ नेशनल पार्क और सेंचुरी का स्कीम सरकार चला रही है। नेशनल पार्क और सेंचुरी अलग अलग जगह पे लगभग 500 से ज्यादा सेंचुरी है। तो इसके कारण भी जो आपका जो वाइल्ड लाइफ है, चाहे वो वनस्पति हो या पौधा हो या अन्न हो, वो आपका संरक्षित रहा है, वो आपका संरक्षित रहा है, ठीक। देन आपका एक प्रोग्राम आया है, पहला हम लोग चर्चा करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर, नेशनल पार्क, सेंचुरी। चौथा उसके बारे में वाइल्ड लाइफ वाले में आ जाइए, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, MAB प्रोग्राम।
मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। तो यूएन का प्रोग्राम था जिसको भारत ने भी एक्सेप्ट किया। तो बायोस्फीयर प्रोग्राम में जो नेशनल पार्क के आसपास के क्षेत्र है, एक बायोस्फीयर रिजर्व में हो सकता है 2-3 नेशनल पार्क और कई सेंचुरी भी आ जाते हैं। तो नेशनल पार्क और सेंचुरी के बीच के जगह में भी कृषि और बाकी चीज के साथ साथ पर्यावरण प्रबंधन पे भी ध्यान दिया जाता है। आप सुने होंगे कॉरिडोर, कई जानवर एक जगह से निकल के दूसरे वन में जाते हैं। तो इसलिए ये मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम लाया गया। लगभग लगभग 11 से ज्यादा बायोस्फीयर रिजर्व है और ये काफी अच्छा काम कर रहे हैं। अब आइए, एक और प्रोग्राम है जो अभी चर्चा में आया है, उसका नाम है नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्लान, नम भूमि। देखो, वेटलैंड वेटलैंड वो इलाका है, आपके जेपीएससी के सिलेबस में नहीं था लेकिन है इंपॉर्टेंट। वेटलैंड वो इलाका है जहां पर भूमि और जल का मिलन होता है। ठीक है, तो जैसे नदी के किनारे का क्षेत्र, तालाब, ठीक है, इवन डैम, जैसे तिलैया डैम हो गया। तिलैया डैम के आसपास वाला इलाका किसमें आ जाएगा? वो वेटलैंड के क्लासिफिकेशन में आएगा। तो वेटलैंड का काफी ब्रॉड डेफिनेशन है। वेटलैंड को इसलिए बचाया जा रहा है ताकि ग्राउंड वाटर, भूगर्भ जल रिचार्ज हो। वेटलैंड का अपना वहां बायोडाइवर्सिटी काफी होता है, प्लस ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस जो वेटलैंड में प्रदूषक तत्व आए उसको वो डिके कर देता है, तोड़ देता है, अवशिष्ट पदार्थों को जो है वो रिसाइकल कर देता है। ठीक है, तो गंगा किनारे आप देखिएगा, अभी चर्चा दिल्ली में या बाकी जगह चर्चा चल रही है कि आप नदी के किनारे कई पॉन्ड की श्रृंखला बनाइए और एक पॉन्ड से दूसरे पॉन्ड में पानी डालिए और नेचुरल रिसाइकलिंग होगा और तब वो जल नदी में जाएगा। तो नदी के आसपास का जितना इलाका है वेटलैंड हो गया। और समुद्र के आसपास में वेटलैंड का डेफिनेशन बहुत ब्रॉड है। मैंग्रोव वन भी वेटलैंड में आता है। ठीक है, मैंग्रोव वन भी किसमें आ गए? वेटलैंड में। तो इस पे काफी सख्ती से काम चल रहा है और जिन लोगों ने तालाब की भूमि ढक करके कब्जा कर लिया था, सब टूट जाए। कुछ जगह टूट गया और कुछ जगह टूट जा रहा है। सरकार 1970-80 का सैटेलाइट मैप निकाल रही है, जो भी नम भूमि पर कब्जा किया है उसको तोड़ के हटा रही है, रिसाइकिल कर रही है। ठीक है, तो ये इतना सा डाल देना है। तो ये जो क्वेश्चन था आपका कि डिस्कस फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन प्रोग्राम, तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है ना, कि भाई जो आपके जो वेटलैंड है, इसी में आप सुनिएगा, हम ज्यादा नहीं अंदर जा रहे हैं। एक है रामसर कन्वेंशन, भी आप सुने होंगे। तो भारत के कई नम भूमि को रामसर का दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, झारखंड के बगल में उड़ीसा है, चिल्का लेक, चिल्का लेक को भी रामसर का स्टेटस मिला हुआ है। रामसर कन्वेंशन है इसका। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 3 हम छोड़ दे रहे हैं, झारखंड वाले सर आपको बता देंगे कि नेगेटिव सॉइल फर्टिलिटी इन झारखंड। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आपको हम सेल साइकिल का इंग्लिश वाले में नोट्स भेजे थे। ठीक है, सेल साइकिल यानी सेल साइकिल का जो पर्पस होता है कि सेल किस प्रकार से कार्य कर रहा है उसको नियंत्रित करना। ठीक है, एक सामान्य मानव कोशिका लगभग 24 घंटे में एक बार सेल डिवीजन में जाती है। ठीक है, ह्यूमन सेल का जो सेल डिवीजन होता है लगभग 24 घंटे में होता है। अगर हम यीस्ट या खमीर की बात करें तो खमीर जो होता है, यीस्ट का सेल 90 मिनट में एक बार सेल डिवीजन में चले जाता है। ठीक है, यीस्ट का सेल 90 मिनट में सेल डिवीजन में चला गया
और ह्यूमन सेल कितना में गया? 24 घंटे में, लगभग 24 घंटे में एक और सेल डिवीजन। तो सेल साइकिल को अलग अलग फेजों में बांटा जाता है, ठीक है। एक होता है इंटरफेज, दूसरा होता है माइटोटिक फेज, जिस समय सेल में डिवीजन होता है। इंटरफेज और माइटोटिक फेज दो में बट, ठीक। इंटरफेज में जो पहला हिस्सा होता है वह जीवन फेज, जीवन फेज, जी फॉर गुड्डा या जी फॉर गॉड, जीवन फेज। ये हुआ माइटोसिस के बाद, सेल में डिवीजन हुआ। सेल डिवीजन के बाद जो पीरियड होता है वहां पर आता है जीवन। तो माइटोसिस होने के बाद और डीएनए रेप्लिकेशन के पहले का स्टेज कहलाता है जीवन स्टेज, ठीक है। इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो पहला फेज हो गया कौन आपका? जीवन फेज, इंटरवल माइटोसिस के बाद और डीएनए के रेप्लिकेशन होने से, यानी तो पहला हुआ जीवन फेज। दूसरा फेज आइए, वो है एस फेज, ठीक है, एस फेज, और सिंथेटिक फेज भी कहते हैं एस फेज। एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। जो डीएनए है, डीएनए की एक और कॉपी बना ली जाती है। जो सेल है, जो सेल डिवाइड करने वाला है, वो क्या करेगा? वो अपना एक कॉपी और तैयार कर लेता है, ठीक है। तो एस फेज वो पीरियड हो गया जब डीएनए सिंथेसिस होता है। तो डीएनए की मात्रा डबल हो गई। एक डीएनए से दो डीएनए, एक से एक और कॉपी बनने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। तो एस फेज या सिंथेटिक फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, एक डीएनए की एक और कॉपी बन गई। एक चीज और ध्यान रखना है, डीएनए की मात्रा तो डबल हो जाती है, लेकिन क्रोमोसोम संख्या नहीं बढ़ती, ठीक है। एस फेज में डीएनए की मात्रा डबल हो गई, डीएनए कंटेंट इज डबल, बट क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर नहीं। तो एक क्रोमोसोम में दो सिस्टर क्रोमेटिड हो जाती है, एक क्रोमेटिड की उसकी एक और कॉपी बन करके अटैच हो गई, ठीक है। तो ये हो गया एस फेज, जीवन फेज हुआ। उसके बाद हो गया एस फेज। अब आइए जी टू फेज, जी टू फेज, पहला था जीवन, फिर एस, अब आइए जी टू फेज। अब देखिए, सेल जब आपने डीएनए की कॉपी तैयार कर ली, खाली डीएनए से नहीं होगा, सेल के अंदर और भी कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। तो इस दौरान, जी टू फेज के दौरान, प्रोटीन का निर्माण किया जाता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। सेल सेल डिवीजन में जाने के लिए उसने पहले डीएनए बना लिया एस फेज में। जी टू फेज में अलग अलग तरह के प्रोटीन का निर्माण बना कर लेता है, जो सेल जिसकी सेल को जरूरत पड़ेगी, ठीक है, जिसकी सेल को जरूरत पड़ेगी। तो उसके अलावा हो सकता है कुछ और भी कंपोनेंट हो। प्राइमरली प्रोटीन निर्माण होता है और सेल में ग्रोथ होता है, सेल विकास होता है, सेल में लार्ज बढ़ेगा, कुछ और कंटेंट बना, ठीक है, क्योंकि अब उसको इसके बाद जाकर के डिवाइड करना है। तो हो गया जीवन फेज, एस फेज, जी टू फेज। अब उसके बाद आता है माइटोटिक फेज, एम फेज। एम फेज कहते हैं माइटोटिक फेज, माइटोटिक फेज। दो तरह के सेल डिवीजन थे, माइटोसिस और मियोसिस। तो एम फेज आया सेल साइकिल में, एम फेज आया। एम फेज के अंदर माइटोटिक फेज के चार हिस्से होते हैं। आप अगर क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन में दो चीज कहलाता है। क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन सेल साइकिल विथ फंक्शन ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस, डिस्क्राइब द वेरियस फेजेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज, ठीक है। तो मियोसिस प्रोफेज का बात भी करता है। तो मियोसिस पूरा नहीं बताना है, ठीक है। सेल साइकिल
जिसमें हम लोग माइटोसिस का भी चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद मियोसिस में जाएंगे। जब हम मियोसिस में जाएंगे तो मियोटिक प्रीफेज प्रोफेज का बात करेंगे। पूरा मियोसिस नहीं बताना, इसको ध्यान रखना है क्वेश्चन में, पूरा मियोसिस में नहीं जाना है। तो अगर हम माइटोसिस का बात करें तो प्रोफेज हुआ। प्रोफेज में क्या होता है, आपको याद होगा कि डीएनए जो है सेल के अंदर पड़ा रहता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिड, धागा होता है। क्रोमेटिड क्या होता है, धागा होता है। और वो धागा कंडेंस होकर के क्रोमोसोम का रूप अपीयर करने लगे। तो प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम अपीयर हो जाता है और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो हटने लग जाता है। ठीक, जो क्रोमेटिड है वो जो धागा है वो चेंज कर गया किसमें, क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम विजिबल होता है किस दौरान, प्रोफेज के दौरान। इंटरफेज में आपको जो एस फेज G1 G2 सब में कहीं भी क्रोमोसोम नहीं दिखेगा, यहाँ पर क्रोमोसोम दिखने लग गया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोफेज एंड होते होते खत्म हो जाता है। मेटाफेज में खत्म होना चालू हुआ, मेटाफेज में आके कंप्लीट खत्म हो जाता है, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर हर क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड है। नॉर्मल सेल में एक रहता है, लेकिन एस फेज में जाने के बाद एक और क्रोमेटिड बन गया। तो ये दोनों क्रोमेटिड क्रोमोसोम के दो आर्म बन गए और वो जुड़े रहते हैं एक जगह पे, जो कहते हैं काइनेटोकोर। अब धीरे धीरे मेटाफेज में जो क्रोमोसोम है वो धीरे धीरे सेल के मध्य में, सेल के इक्वेटर में आना चालू कर देते हैं, सेल के मध्य में आना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो सेल के मध्य में अंत होते होते सेल के मध्य में जो जितने क्रोमोसोम है वो आकर के अलाइन करते हैं और उसमें स्पिंडल फाइबर आके जुड़ जाते हैं। स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर जो है, स्पिंडल फाइबर आकर के इसके क्रोमोसोम के बीच में जुट गया है, क्रोमोसोम के काइनेटोकोर पे जुट गया जहां पर दोनों क्रोमेटिड जुटे रहते हैं। ठीक है, तो सेल के बीच में आया क्रोमेटिड, जहां जुटा उसको कहते हैं काइनेटोकोर, उससे स्पिंडल फाइबर जुट गया। अब एनाफेज, प्रोफेज हो गया, मेटाफेज। एनाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम बीच से टूट गया, दो हिस्से में बट गया। ठीक है, क्योंकि दो सिस्टर क्रोमेटिड थी, एक सिस्टर क्रोमेटिड पहले थी, एस फेज में दूसरी सिस्टर क्रोमेटिड बनी। अब दोनों क्रोमेटिड अलग अलग हो गए और स्पिंडल फाइबर जो क्रोमोसोम है वो उसको अपने कोशिका के एक और खींचने लग जाता है, टुवर्ड्स वन एंड ऑफ द सेल। ठीक है, एनाफेज में काइनेटोकोर पर क्रोमोसोम टूट गया और क्रोमोसोम दोनों अलग अलग पोल की ओर सेल के अंदर जाने लगे। ये हो गया एनाफेज। अब लास्ट फेज होता है माइटोसिस का टेलोफेज। टेलोफेज, टेलोफेज में वो अंत में पहुंच गया। ठीक है, अब धीरे धीरे जो क्रोमोसोम जो है वो दिखना धीरे धीरे कम हो जाएगा और न्यूक्लियर मटेरियल जो क्रोमेटिड है वो दिखने लगता है। तो क्रोमोसोम दोनों की जाके फिर क्रोमेटिड बन गया। तो ये हो गया प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। और उसके बाद एक चीज होता है साइटोकाइनेसिस, सेल बीच में से अलग होके एक सेल दो में बन गया। तो ये फेजेज हो गए किसके, माइटोसिस के। अब आते हैं जो क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा कहता है मियोसिस का प्रोफेज वन। ठीक है, मियोसिस में जनरली इसी क्वेश्चन को आने की उम्मीद लगती है। मियोसिस में, मियोसिस का जो थोड़ा सा मियोसिस के बारे में लिखना है शुरू में, कि मियोसिस केवल सेक्सुअल सेल में होते हैं, स्पर्म ओवा में। सामान्य सेल में माइटोसिस होता है, मियोसिस केवल किसमें पाया जाता है, सेक्स सेल। ठीक है, मियोसिस केवल पाया जाएगा किसमें, सेक्स सेल। माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, माइटोसिस में क्रोमोसोम सेम रहता है, लेकिन मियोसिस में क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। यही इसका सिग्निफिकेंस है। इसीलिए स्पर्म और ओवा में अगर मानव की बात करें तो 23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जबकि व्यक्ति के सेल में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं।
स्पर्म और ओवा में क्रोमोसोम संख्या को आधी करने के लिए जिम्मेदारी किसकी है? मियोसिस की। मियोसिस का 2 फेज होता है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। ठीक है, मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 होगा, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1। उसी तरह मियोसिस 2 में नहीं जाएंगे हम लोग, मियोसिस 1 में ही रहते हैं। मियोसिस 1 का प्रोफेज के बारे में आपका क्वेश्चन, वहां जो माइटोसिस में था बहुत सिंपल था। यहां पर प्रोफेज के 5 स्टेज होते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ठीक है, कौन कौन 5 स्टेज? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। सबसे पहले होता है लेप्टोटीन स्टेज। सबसे पहले आएगा कौन? लेप्टोटीन। लेप्टोटीन स्टेज में क्या होता है कि जो क्रोमेटिन है, जो धागा है, वो कंडेंस करके क्रोमोसोम के रूप में दिखने लग जाएगा। ठीक है, वो क्रोमोसोम के तौर पर दिखने लग जाएगा और जो सेंट्रोजोम है वो सेल के 2 किनारे की ओर चले जाएंगे। ठीक, अच्छा, अब क्या हो जाता है? ये हो गया लेप्टोटीन। तो लेप्टोटीन में अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटा नहीं है इसका। ठीक है, लेप्टोटीन में न्यूक्लियर मेंबर हटा नहीं, वो कंडेंस हो गया वहां, यानी क्रोमोसोम की विजिबिलिटी आ जाती है। लेप्टोटीन के बाद आता है जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या हो जाता है? क्रोमोसोम जोड़े में होते हैं, तो 23 जोड़े हैं, ये जोड़े आपस में पेयर बना लेंगे। ठीक है, और एक, अब देखो यहां पर हर क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड है, तो क्रोमेटिड एक दूसरे का क्रॉस कर लेता है। जो जोड़ा में क्रोमोसोम है 23 जोड़ा, 23 जोड़ा में जो एक जोड़ा है, पहला जोड़ा मान लो, वो आपस में क्रिस क्रॉस कर लिया, इसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर होता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आपस में एक तरह से ये क्रॉस ओवर कर जाते हैं, क्रॉसिंग ओवर हो गया। उसके बाद आया पैक्टिन। पैक्टिन के दौरान क्या होगा कि क्रॉसिंग ओवर हुआ और ये लोग आपस में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो मियोसिस में याद रखो, देखो मियोसिस में जाइगोटीन में आके जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो जाता है क्रोमोसोम के पेयर के बीच में, क्रॉसिंग ओवर हो करके। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस होता है कि हर स्पर्म या ओवा यूनिक होता है। माइटोसिस में जितने सेल बनेंगे उनका डीएनए 100% सेम होता है। ये जो क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर हुआ उसके बाद एक दूसरे में इधर उधर दे दिया, तो ये जो नेक्स्ट स्टेज कहलाता है, ये कहलाता है रिकॉम्बिनेशन। क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन के कारण हर स्पर्म या ओवा यूनिक बनता है, ये इसका सिग्निफिकेंस है। क्रॉसिंग ओवर हुआ, उसके बाद एक्सचेंज हो जाएगा, ये फाइनली कंप्लीट हो जाता है डिप्लोटीन। ठीक है, डिप्लोटीन में, तो डिप्लोटीन आते आते क्रॉसिंग ओवर खत्म हो गया, एक्सचेंज हो गया, अब ये आपस में एक उधर से चले गए। तो ये इसका सिग्निफिकेंस। क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन के कारण अगर हम अपने घर में आप देखिए, हम और आप कोई भी मान लो 2-3 भाई बहन है, तो हमारा चेहरा मिलता है, हम लोग कार्बन कॉपी नहीं होते हैं। तो मियोसिस का जो प्रोफेज 1 है उसका सिग्निफिकेंस है क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। इससे क्या होता है? वेरिएशन होता है। जो डार्विन का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहता है नेचर सेलेक्ट दोज वेरिएंट विच आर बेस्ट सूटेड फॉर दैट एनवायरमेंट। और वेरिएशन कहां से आ गया? आपका आया प्रोफेज 1 से। प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस जो है वेरिएशन इंट्रोड्यूस करता है, उस आधार पे नेचर सिलेक्शन करता है। तो ये इसका सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2 था ये। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन सेल साइकिल। अच्छा, अब आइए, हाउ डज सोलर एनर्जी वर्क एंड व्हाट इज द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू सन।
हेलो सर। हाँ बोल रहे हाँ हैं कि एस फेज में हाँ, डीएनए का सिर्फ डबल होता है और उसमें क्रोमोसोम का क्या नहीं होता? डीएनए देखिए, एस फेज क्रोमोजोम बता रहे हैं, एक मिनट। क्रोमोजोम कब दिखेगा आपको? इंटरफेज में क्रोमोजोम नहीं दिखेगा, ठीक है। क्रोमोजोम ठीक है आपको सर। दिखेगा कब? प्रोफेज में। प्रोफेज में। G1 एस फेज और G2 में क्रोमेटिड होता है, धागा की तरह रहेगा, है ना। तो क्रोमेटिन का एक कॉपी और बन जाएगा। क्रोमेटिन ही जब कंडेंस होता है तो क्रोमोजोम बनाता है। यहां पर एक बात क्लियर हो लीजिए, चलिए क्लियर। सेल यस जब सर। डिवाइड नहीं कर रहा है तो न्यूक्लियस के अंदर आपको धागा खुला हुआ दिखेगा, डीएनए का धागा दिखेगा। और जब वो डिवीजन की ओर चला जाएगा प्रोफेज में, तो ये धागा कंडेंस करके क्रोमोजोम बना देगा। और सर जी नॉट फेज का क्या होता है सर इसमें? जी नॉट फेज में कुछ सेल जा सकता है। जी नॉट फेज होता है आपका साइटोकाइनेसिस के बाद में। साइटोकाइनेसिस के बाद में एक फेज आता है G0 फेज। G0 फेज में सेल जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है, ठीक है। G0 फेज कई बार बहुत लंबा भी हो सकता है, बहुत लॉन्ग पीरियड भी हो जाता है। तो उस फेज में जाने के बाद सेल जो है सेल डिवीजन साइकिल से हट जाता है टेम्पोरली। तो सर हार्ट का सेल होता है जो हृदय का कोशिका होता है, उसमें फिर ग्रोथ नहीं होता, तो क्या वो जी नॉट फेज में वही जाता है क्या, वैसे एक जी सेल? नॉट, हाँ देखिए, चूंकि देखिए हार्ट सेल में कम रहता है, वो स्टे कर जाता है ना। तो G0 फेज वहां पर आ जाता है। ठीक और है भी सर। कई सेल में है, और भी कई सेल है, केवल हार्ट में नहीं, और भी कई सेल में है। जहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है वहां पर वो रुक जाता है, ठीक है। ठीक है सर। तो देखिए, सेल डिवीजन या जीन एक्सप्रेशन दोनों चीज पर मदद है, वो स्टेट पे डिपेंड करेगी। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे दे दे इसका एक साधारण उदाहरण देते हैं कि ना केवल हट सेल, जैसे हम लोग बचपन में छोटे थे तो पहला दांत आया, पहला दांत टूटा तो दूसरा दांत निकल गया, लेकिन उसके बाद तो दांत नहीं निकलता है परमानेंट टीथ आने के बाद। मतलब कि वहां पर जो सेल है वो क्या हो गया? खामोश हो गया है। भाई पहला वाला दांत टूटा तो दूसरा दांत आया आपका, लेकिन जो दूसरा वाला जो परमानेंट टीथ आया वो जब टूटा तो नया दांत नहीं निकला। इसका मतलब क्या हो गया? वो किस स्टेज में चला गया? जी G0 नॉट में। फेज में सर। और परमानेंट G0 में जाके पड़ा हो गया, ठीक। अच्छा हाँ, अजय, हेलो, हाँ हाँ हाँ, अजय 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 आप हाथ रेज किया थे, पूछे। सर मेयोसिस सेल डिवीजन हाँ, किस कोशिका में होता है? मतलब मियोसिस होगा। के वजह से क्या कहते हैं, ओवम से जो ओवरी से जो एक ओवम बनता है और जायगोट बनता है, क्या सॉरी ये क्या कहते हैं, स्पर्म बनता है। तो आखिर किस प्रकार से डिवाइड होता है, किस कोशिका में, मतलब उसका डिवीजन होता है किस कोशिका से? देखिए, जो मियोसिस पाया जाएगा रिप्रोडक्टिव सेल। रिप्रोडक्टिव सेल किसमें हुआ? आपका इसमें स्पर्म और ओवा। स्पर्म का निर्माण होता है टेस्टिस में। टेस्टिस के हर सेल में मियोसिस नहीं होता है, ठीक है। उसी तरह ओवरी के हर सेल में मियोसिस नहीं होगा। ओवरी के अंदर जब जब किसी जब, जब भ्रूण बना, माँ के गर्भ में ही लड़की है, तो उसी समय ओवरी के अंदर सेल बन जाता है। वो एक फॉर्मेशन उसी समय हो जाता है। उसका एकाध फेज बचा रहता है। जब माँ के गर्भ में ही लड़की पल रही है उसी समय उसमें ओवरी में ओवा का इमेच्योर फॉर्म आ जाता है। उसके बाद जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू होता है तब वो मैच्योर करके बाहर आता है, ठीक है। स्पर्म में क्या होता है? स्पर्म का जो फॉर्मेशन कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है वो बर्थ के बाद होता है, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन फीमेल में एक का जो फॉर्मेशन जो है इमेच्योर स्टेज में होकर के माँ के गर्भ में ही हो जाता है। तो मियोसिस केवल ओवम में होगा और स्पर्म में होगा, ठीक है। टेस्टिस का जो बाहर सेल है उसमें नहीं होगा। स्पर्म बनता है ना सर मियोसिस से? स्पर्म में
मियोसिस सेल डिवीजन होता है क्या? स्पर्म देखिए, स्पर्म में मियोसिस होगा तब ना, स्पर्म में और ओवा में क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, 23 हो जाती है। अगर ये नहीं होगा तो 23, जैसे मान लो पिता से हमारे में 23 क्रोमोसोम आया, माँ से 23 आया, तो 23 23 46 हुआ। मियोसिस का यही सिग्निफिकेंस है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्रोमोसोम संख्या को बरकरार रखता है। अगर मियोसिस नहीं होता तो पिता से 46 क्रोमोसोम आता है, माँ से 46 क्रोमोसोम आता है, और मेरे में कितना आता है? 92। मेरे अगले पीढ़ी में और बढ़ जाता है ना। तो मियोसिस का सिग्निफिकेंस है, एक तो वेरिएशन लाना क्रॉसिंग ओवर और इसके कारण, डिकम्बिनेशन के कारण, और दूसरा क्रोमोसोम की संख्या आधी करना। इसलिए ये केवल और केवल रिप्रोडक्टिव सेल में पाया जाता है। जायगोट में कैसा डिवीजन होता है? जायगोट देखिए, जायगोट में माइटोसिस होगा। जब स्पर्म और ओवा फ्यूज किया, स्पर्म ओवा फ्यूज करके बना दिया क्या? जायगोट। 23 क्रोमोसोम आया स्पर्म से, 23 क्रोमोसोम आया ओवा से, मिलके हो गया 46। उसके बाद फिर माइटोसिस की प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक है। इसी में एक चीज एक्स्ट्रा इससे हट के बताया था, कई बार होता है कि जायगोट बना, जायगोट में सेल डिवीजन हुआ, दोनों कोशिका अलग अलग हो गया और दोनों अलग अलग ग्रो किया, तो देखोगे कि जुड़वा पैदा हुआ। इसको कहते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। दोनों जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस है उसका सेक्स सेम होगा, दोनों का देखने में एकदम हूबहू एक मिलेगा, ये होता है। तो जायगोट बनने के बाद उसमें अब हम, आप समझ गए, जायगोट, जायगोट बना उसमें माइटोसिस चालू होगा। ठीक है, जायगोट में मियोसिस नहीं होगा। मियोसिस टू, जायगोट में मियोसिस टू चलता है क्या? नहीं 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 नहीं, मियोसिस वगैरह पूरा प्रोसेस हो जाता है। मियोसिस टू स्पर्म ओवा के फॉर्मेशन में ही होता है। मियोसिस का 2 फेज है, आपके क्वेश्चन में एक फेज पूछा गया है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। ये दोनों कंप्लीट हो जाता है स्पर्म एंड ओवा के फॉर्मेशन के दौरान। मियोसिस टू ठीक है। के बाद, सुनिए ना सर, मियोसिस हाँ। टू के बाद 46 क्रोमोसोम हो जाता है ना? नहीं, मियोसिस 2 के बाद तो आधा हो गया ना, 23 हुआ ना। मियोसिस 1 के बाद 2 ठो 23 वाला होता है, फिर 23 उसको हुआ, वही 23 आगे भी चला जाता है, तो आगे ही रहेगा, आगे भी। मियोसिस के दौरान आधा हो गया, मियोसिस 1 में आधा हुआ, वही आगे फिर सेल डिवीजन हो जाता है, तो 23 ही जाएगा आपका। ठीक है, 23 ही जाएगा। और जब जायगोट बनेगा तब उसमें माइटोसिस होगा, इसको याद रखिएगा। मियोसिस का 2 फेज हो गया, 1 और 2। मियोसिस 2 में हम नहीं गए क्योंकि आपका क्वेश्चन में ये था, क्या नाम है, वो एक बार नोट्स को देखिएगा मुझे। हाँ, प्रोफेज था सिर्फ। हाँ, इसमें केवल प्रोफेज 1 पूछा है, प्रोफेज 1 पूछा है। ठीक है, तो प्रोफेज 1 चूंकि इसका काफी एक्सटेंसिव है इसलिए क्वेश्चन आ जाता है, तो ये डालना है, ये एकदम याद रखिएगा कि जायगोट, जायगोट बन गया दोनों के फ्यूजन से, क्रोमोसोम संख्या रिस्टोर हो गई, 23 स्पर्म से आया, 23 ओवा से आया, 46 हो गया। उसके बाद आगे फिर माइटोसिस होगी। ठीक है। अच्छा, ये हो गया इसका। अब आते हैं हम जो लास्ट क्वेश्चन, हाउ डज सोलर एनर्जी वर्क, व्हाट इज द रिलेटिव पोजीशन ऑफ, देखिए जो सन, सोलर एनर्जी, तो जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी जो पूरे पृथ्वी के लिए है, खासकर हमारे सौर मंडल में, सूरज है। सूरज में प्रक्रिया कौन सी चलती है, थोड़ा सा ब्रीफ में डाल देना है। फ्यूजन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाते हैं, उसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है, और वो ऊर्जा इन द फॉर्म ऑफ लाइट हमारे पास आती है। ठीक है, तो लाइट का पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी होता है। लाइट का पार्टिकल नेचर भी है और लाइट का वेव नेचर भी, कई एक्सपेरिमेंट से इसको साबित किया गया, लाइट का प्रैक्टिकल पार्टिकल नेचर और
वेव नेचर दोनों है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो सूरज की जो रोशनी आएगी यहाँ पर, तो सोलर एनर्जी को आप कैसे यूज करते हैं। ठीक है, सोलर एनर्जी का यूज करने का 2-3 तरीका होता है। सोलर एनर्जी को यूज करने का 2-3 तरीका है। एक तो पहला तरीका होता है सोलर फोटोवोल्टाइक सेल, सौर ऊर्जा का जो पैनल होता है फोटोवोल्टाइक सेल। फोटोवोल्टाइक सेल प्राइमरली बने रहते हैं सिलिकॉन के। सिलिकॉन में कुछ चीज डोपिंग की जाती है, कई जगह फॉस्फोरस, या देखिए उसमें या तो इलेक्ट्रॉन डालते हैं या होल डालते हैं, डोपिंग करते हैं। तो सिलिकॉन के जनरली जो सोलर पैनल है अभी फिलहाल वो सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। तो आज की डेट में सोलर एनर्जी का 2-3 तरीका है। एक हुआ क्या कि घर के लिए या एक छोटे एरिया के लिए सोलर पैनल हो गया, तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप। दूसरा होता है ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम, ग्रिड कनेक्टेड। दूसरा हो गया क्या, ग्रिड कनेक्टेड। आज के डेट में ग्रिड कनेक्टेड भी काफी काम चल रहा है। ठीक है, ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम तो आप ग्रिड में दे सकते हैं, ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम हो गया। ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम में याद कीजिए अलग अलग राज्य सरकार 2 तरह से ला रही है। एक है कि घर के लिए भी सब्सिडी दे रही है, और कुछ घर वाले ये भी कर रहे हैं कि जब सरप्लस बिजली होगी तो ग्रिड में डाल देंगे। तो ये तो क्या होम वाला सिस्टम हो गया। एक और आपको याद होगा, एक चीज हम लोग डिस्कस किए थे सोलर एनर्जी में, बड़े प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रही है सरकार जिसका नाम था सोलर पार्क। मीलों मीलों दूर तक सोलर पैनल बिछा रहता है। ठीक है, और लार्ज चंक एरिया रहता है जहां 500 मेगावाट, कई जगह 1000 मेगावाट, कई जगह 2000 मेगावाट तक का उत्पादन किया जा रहा है। ये सारे के सारे ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम, ये सारे के सारे क्या है, ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम है, ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम। तो झारखंड वाला पॉलिसी आपको याद होगा, हम लोग क्लास में डिस्कस किए थे कि झारखंड सरकार की नीति है कि 2030 या ईयर मुझे याद नहीं आ रहा है, 4000 मेगावाट का, 30 या 27 जो भी था, 27 2027 तक शायद झारखंड सरकार का लक्ष्य है कि 4000 मेगावाट का सोलर पार्क स्कीम कर रही है झारखंड सरकार। तो ये हो गया कि जो फोटोवोल्टाइक सेल के माध्यम से होता है। एक और तरीका होता है जो अभी कम स्तर पे लागू है, वो है कंसंट्रेटेड सोलर पार्क। कंसंट्रेटेड सोलर पार्क सिस्टम में क्या होता है, हजारों की संख्या में आईना रहता है, और आईना क्या, सूरज की रोशनी के साथ साथ वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ घूम जाता है, एआई वाला सिस्टम तब आ गया, और सूरज की रोशनी को एक सोलर टावर पे डालता है, और उसमें एक तरल पदार्थ होता है, उसका तापमान बढ़ जाता है तो हीटिंग करता है। ठीक है, इस तरह का सिस्टम हो जाता है। तो आज के डेट में सोलर वाले पे सरकार विश्व स्तर पे काफी काम चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा आंकड़ा आप चाहे तो अपना आंकड़ा उसमें जो रिन्यूएबल एनर्जी वाले डाले वो आंकड़ा डाल सकते हो। 2.5 लाख मेगावाट जो पावर प्लांट लास्ट ईयर 2022 में स्टैब्लिश हुआ, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा अभी वैश्विक स्तर पे किसका है, सोलर का है। ठीक है, अच्छा, एक तो ये हो गया। अब आइए एक और सेकंड क्वेश्चन करता है, व्हाट इज द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अर्थ विद रेस्पेक्ट टू सन एक्सप्लेन। ठीक है, पृथ्वी और सूरज की जो स्थिति है उसको आपको कंपेयर करना है। ज्योग्राफी में आप जो मौसम का मैप बनाते हैं, सबसे पहले उसका मैप बनाइए, बीच में सूरज दीजिए, पृथ्वी अपनी कक्षा पे क्या है, 66.5 एंगल डिग्री पर टर्न है, इसी कारण मौसम होता है। दो चीज, मौसम का कारण क्यों है, एक तो पृथ्वी अपनी कक्षा पर, सॉरी अपने एक्सिस पर टिल्टेड है, स्ट्रेट नहीं है, वो डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, वो जो सोलर वाला डायग्राम है कि भाई 20 जून को क्या स्थिति है, उधर दिसंबर में क्या स्थिति है, मार्च में क्या है, सितंबर में क्या है। तो मौसम का आगमन क्यों होता है, अगर अर्थ पे अपने एक्सिस पे टिल्टेड नहीं रहती तो मौसम नहीं होता। ठीक है, ये इसको डालना है। तो ये डायग्राम जो है, डायग्राम आप इसको डाल दिए, डायग्राम वाला हम सेट कर देंगे। ठीक है, और जो एक क्वेश्चन जो बड़ा अच्छा ये है, बाकी तो जो सेल बायोलॉजी वाला बेसिक है, जो डायनेमिक क्वेश्चन है इसमें वो क्लाइमेट चेंज वाला है। वर्ल्ड बैंक वाला डॉक्यूमेंट हम
कृष्णा जी को भेज देंगे, उसको पढ़िएगा, बहुत अच्छा है वो। ठीक है, ठीक है, बाकी एमसीक्यू वाला क्वेश्चन मुझे डाल देंगे। ठीक है, थैंक यू।